जय हिंद दोस्तों। स्वागत है एक बार फिर से आपका मॉडर्न हिस्ट्री के इस लेक्चर में, जिसमें कि हम आगे बढ़ने वाले हैं। लगातार ये मॉडर्न हिस्ट्री के लेक्चर चल रहे हैं, जिसमें कि हम यूरोपीय कंपनी के आगमन, यानी कि जो यूरोप से जितनी कंपनी भारत में आई थी, जिन्होंने कि भारत में अपने व्यापार के उद्देश्य से आई और ट्रेड करने के माध्यम से फिर आगे चलकर इन्होंने पॉलिटिकली एक्टिविटी यहाँ पर की और पार्टिसिपेट करने के बाद में किस तरीके से भारत को अपना उपनिवेश बनाया, उस पर हम लगातार ये लेक्चर ले रहे हैं। जिसमें कि लगातार मैं 3 लेक्चर ला चुका हूं, जिसमें कि सबसे पहले मैंने पुर्तगालियों को कंप्लीट किया। उसके बाद में डचेस जो भारत में आए, उनकी सारी एक्टिविटी, सारी गतिविधियां मैंने सेकंड लेक्चर में कंप्लीट की। उसके बाद में अंग्रेजों का आगमन, ब्रिटिश कंपनी का आगमन जो हुआ था, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, उनके आगमन, उनकी एक्टिविटी और किस तरीके से उन्होंने भारत में अन्य क्षेत्रों में अपने कारखाने, अपनी फैक्ट्रियां स्थापित की, ये मैंने आपको लगातार 3 लेक्चर में कंप्लीट कर चुका हूं। आज हम आगे बढ़ने वाले हैं अंग्रेजों के बाद में जो चौथी कंपनी भारत में आती है, जो कि है डेनिस। डेनिस जो कंपनी थी, जो कि डेनमार्क की थी, वो कंपनी यहाँ भारत में कैसे आती है और किस तरीके से उसकी गतिविधियां होती है, उन पर आज हम चर्चा करेंगे। डेनिस के बाद में हम फ्रांसीसी कंपनी का आगमन, जो कि 5वीं भारत में आने वाली यूरोपीय कंपनी थी, उस पर भी आज हम पूरा कंप्लीट टॉपिक लेने वाले हैं। तो ये टॉपिक और ये लेक्चर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए, जो कि एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, या फिर अन्य हिस्ट्री से रिलेटेड जो भी एग्जाम है उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। तो इस लेक्चर को कंप्लीट कीजिएगा। साथ ही साथ में अगर आप अपने शॉर्ट नोट्स बना रहे हैं तो शॉर्ट नोट्स भी बनाते जाइए, और पीडीएफ के माध्यम से भी आप यहाँ पर जो कि प्रोवाइड होगी आपके साथ में, उससे भी आप अपने शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं। और ये लेक्चर है, ये लेक्चर आप लगातार, जब तक आपके पास में सब्सक्रिप्शन है, जब तक आपके पास में इसका प्लान है, आप लगातार अनलिमिटेड टाइम तक इस वीडियो को देखकर भी अपना रिवीजन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये लेक्चर, जिसमें कि हम डेनिस कंपनी, जो डेनमार्क की कंपनी है, भारत में कैसे आती है और उसकी जो एक्टिविटीज है उस पर हम आज पॉइंट रखेंगे। यूरोपीय कंपनी के आगमन में ये चौथी कंपनी थी। डेनिस, डेनिस यानी कि डेनमार्क, डेनमार्क की ये कंपनी थी, और ये पुर्तगाली, डच और अंग्रेज के बाद में भारत में आने वाली ये चौथी यूरोपीय व्यापारिक कंपनी थी, जो कि डेनिस थे, जो कि चौथी कंपनी के रूप में भारत में आए थे। और इनका जो आगमन हुआ था ये 1616 में, 1616 में इन्होंने अपनी कंपनी की स्थापना की, और उसके बाद में 1620 में इन्होंने पहला कारखाना, पहली फैक्ट्री स्थापित की थी ट्रांकोवर में। उसके बाद में 1676 में इन्होंने श्री रामपुर बंगाल में अपनी दूसरी फैक्ट्री की स्थापना की थी। लेकिन लगातार जिस तरीके से यहाँ पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने पिछली 2 कंपनियों को यहाँ पर कमजोर कर दिया था व्यापारिक क्षेत्रों में, तो यहाँ पर भी डेनिस कंपनी थी जो कि भारत में अपनी स्थिति मजबूत नहीं कर पाई, और वो यहाँ पर अपने व्यापार के उद्देश्य से सफल नहीं हो पाई थी। और इसका ये कारण रहा कि आगे चलकर 1845 तक इसने अपनी सारी की सारी फैक्ट्रियां अंग्रेजों को बेच दी थी, और अंग्रेजों को बेचकर ये वापस चले गए थे। पर इतना सा छोटा सा ये एक पॉइंट है जो कि डेनिस के लिए आपको याद रखना है, ज्यादा नहीं है। इनका जो उद्देश्य था वो यहाँ पर जो ट्रेड करना था, बिजनेस करना था, व्यापार करना था। व्यापार के अलावा अन्य पॉलिटिकल एक्टिविटीज में इनका कोई पार्टिसिपेशन यहाँ पर देखने को नहीं मिलता है। चलिए मैं आपको यहाँ पर भी स्लाइड में ही बता देता हूँ। डेनिस कंपनी थी ये, और ये एक डेनमार्क की कंपनी थी, जो कि 1616 में इस कंपनी की स्थापना होती है। और उसके बाद में जो कि नाम याद रखिएगा, डेनिस ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से इसको जाना जाता है। और उसके बाद 1620 में इन्होंने पहली फैक्ट्री स्थापित की थी, जो कि ट्रांकोवर तमिलनाडु में ये पहली फैक्ट्री, पहला कारखाना इन्होंने लगाया था। उसके बाद में दूसरा कारखाना, जो कि 1676 में श्रीरामपुर बंगाल में स्थापित किया था। उसके बाद में ज्यादा समय तक इन्होंने अपनी एक्टिविटीज ट्रेड में ही रखी थी। ट्रेड के अलावा पॉलिटिकल एक्टिविटीज में ये पार्टिसिपेट नहीं कर रहे थे। कहीं ना कहीं राजनीतिक गतिविधियों में उतना ज्यादा इनकी इनकी जो इंटरफेरेंस थी वो कम थी। और लगातार जिस तरीके से अंग्रेजों का वर्चस्व, यानी कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो वर्चस्व यहाँ पर बन रहा था, जो कि
पूरे भारतवर्ष में, चाहे वो मुगल एम्पायर हो, मुगल के बाद में चाहे वो शाही वंश हो, गोलकुंडा के सुल्तान हो, या फिर बंगाल का क्षेत्र, या फिर पश्चिम भारत का जो क्षेत्र था, सभी जगह पे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने कारखाने स्थापित कर लिए थे और साथ ही साथ में वो अपने पॉलिटिकली एजेंडे में भी धीमे धीमे आगे बढ़ रही थी। तो इसी कारण से यहाँ पर जो अंग्रेज थे वो अंग्रेज सभी से ज्यादा ताकतवर बन के भारत में उभरे, और बाकी की समस्त जितनी भी कंपनी थी, चाहे वो पहले पुर्तगाली आए हों, उसके बाद में डचेज आए, डचेज के बाद में फिर चौथी कंपनी जब डेनिश आई तो वो भी यहाँ पर कमजोर साबित हुई थी अंग्रेजों की, यानी कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के कंपैरिजन में। तो यहाँ पर आखिरी में जाकर सॉल्यूशन इन्होंने क्या निकाला, ये एट द एंड यहाँ पर सरवाइव नहीं कर पाए, अपने ट्रेड को उतने अच्छे तरीके से कंपीट अंग्रेजों के सामने नहीं कर पाए। तो इन्होंने पूरी की पूरी जितनी भी फैक्ट्री थी जो कि भारत में बनाई थी, वो सभी फैक्ट्रियां यहाँ पर अंग्रेजों को बेचकर चले जाते हैं, अंग्रेजों को सेल आउट करके चले जाते हैं। कब? 1845, 1845 में। छोटा सा पॉइंट था जो कि डेनिसो का था, जो कि आपको बताना जरूरी था, क्योंकि इस पर पॉइंट्स अगर कहीं से भी क्वेश्चन बनते हैं तो आप इस तरीके से यहां से कंप्लीट कर सकते हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ेंगे, जो कि है फ्रांसीसी। फ्रांसीसियों को यहां से हम आगे देखेंगे। चलिए अब शुरू करते हैं फ्रांसीसी। इससे पहले मैंने डेनिस को आपको पूरा कंप्लीट बता दिया, और अंग्रेजों को भी मैंने बता दिया किस तरीके से 1845 में, 1845 में वो अपनी 1845 में अपनी सारी की सारी जितने भी कारखाने, दो कारखाने उन्होंने स्थापित किए थे, उन दोनों कारखानों को, उन दोनों फैक्ट्रियों को वो अंग्रेजों को सेल आउट करके वापस चले जाते हैं। अब हम चलते हैं फ्रांसीसी, जो कि पांचवी भारत में आने वाली ये यूरोपीय कंपनी थी, जो कि सबसे बाद में कह सकते हैं कि जो चार कंपनी आई थी, तो जो पांचवी कंपनी थी, यानी कि टोटल 5 यूरोपीय कंपनी भारत में आई थी, तो सबसे बाद में आने वाली जो कंपनी थी वो फ्रांसीसी यूरोपीय कंपनी हम मान सकते हैं। वैसे तो देखा जाए तो ऑर्डर में ये पांचवी है, और इसके बाद में छठवीं कंपनी भी भारत में आती है, लेकिन उसका जो प्रयास है वो यहाँ पर ज्यादा सफल नहीं हो पाता है, और वो यहाँ पर कोई भी फैक्ट्री नहीं लगा पाते हैं। इस कारण से उसका यहाँ पर अकाउंटेबिलिटी नहीं बनती है, लेकिन उसके बारे में जानना जरूरी है। अगर ऑर्डर वाइज कहीं क्वेश्चन बनता है तो आपको उसका आंसर पता होना चाहिए। तो वो जो छठवीं कंपनी थी, जो कि मैंने शुरू की क्लास में आपको बताई थी, वो थी स्वीडिश कंपनी। स्वीडन की ये कंपनी थी, ये भी यूरोप की कंपनी थी, छठवीं, जो कि भारत में आई थी, लेकिन भारत में वो वस्त्र उद्योग के लिए आई थी। लेकिन एट द एंड यहाँ पर वो फैक्ट्री नहीं लगाते हैं, जिस तरीके से यहाँ पर राजनीतिक तरीके से हर चीज यहाँ पर व्यापार से पॉलिटिकली टर्न आउट कर रहे थे अंग्रेज, तो इस कारण से उन्होंने अपना मोटिव यहाँ से अलग बदल लिया था, और अपने कारखानों को वो चीन ले गए थे, यानी कि भारत में स्थापित ना करते हुए अपने केंद्र को उन्होंने चाइना को बनाया था, तो वो चाइना चले गए थे। इस कारण से हम जो छठवीं स्वीडिश कंपनी है उसके बारे में यहाँ पर इतना ही समझने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पर छठवीं कंपनी स्वीडिश थी, और स्वीडिश यहाँ पर केंद्र ना लगाते हुए अपना केंद्र उन्होंने चाइना बनाया था, चीन बनाया था। ये पांचवी कंपनी थी जिसके बारे में हम आज इसको पूरा कंप्लीट करेंगे, कि इस कंपनी जो कि फ्रांसीसी कंपनी थी, जो भारत में आई, वो सबसे बाद में आई, और उसके बाद में उसकी जो गतिविधियां थी वो किस तरीके से भारत में यहाँ पर ट्रेड करती है, वो सब आज हम जानेंगे। तो यहाँ पर अगर हम फ्रांसीसी कंपनी की बात करें, जो कि फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से जानी जाती है, अगर इसके इतिहास के बारे में देखा जाए तो इस समय फ्रांस का जो शासक था, फ्रांस का जो सम्राट था, वो था लुई 14। समझने की कोशिश कीजिएगा, लुई 14 जो कि फ्रांस का सम्राट था, उसके शासन काल में बहुत सारी ऐसी हिस्टोरिकल इवेंट्स यहाँ पर डेवलप होती है, और यहाँ पर हिस्टोरिकल जो एक प्रकार से डेवलपमेंट हुए हैं, उसके कारण लुई 14 को यहाँ पर याद किया जाता है। ठीक है ना, लुई 14 के समय पे यहाँ पे बहुत सी घटनाएं घटती हैं। तो अगर हम फ्रांसीसी कंपनी की बात करें तो फ्रांसीसी कंपनी यहाँ पर सबसे अंत में आने वाली कंपनी कहलाती है, और 1664 में 1664 में फ्रांस के सम्राट लुई 14 का जो मंत्री था कॉलबर्ट, कॉलबर्ट ने यहाँ पर प्रयास करने के बाद फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना करता है। कौन करता है? कॉलबर्ट। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना
जो कि वित्त मंत्री, फाइनेंस मिनिस्टर रहता है कहां पर, फ्रांस के जो किंगडम था उसमें फाइनेंस मिनिस्टर कोलबर्ट के द्वारा। ये पूर्णतः सरकारी कंपनी थी, क्योंकि यहाँ पर किंगडम के द्वारा जो सम्राट थे, सम्राट यानी कि वो पूरा का पूरी फ्रांस गवर्नमेंट के द्वारा इस कंपनी की स्थापना होती है। तो ये कंपनी जो थी पूरी तरीके से एक सरकारी कंपनी कहलाती है, सरकार के द्वारा, फ्रांस की गवर्नमेंट के द्वारा इस कंपनी को बनाया गया था। तो इसकी स्थापना कब होती है, 1664 में ये कंपनी बनाई जाती है, जो कि फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से जानी जाती है, जो कि वित्त मंत्री वहां के फाइनेंस मिनिस्टर कोलबर्ट के द्वारा। और उस समय फ्रांस के जो सम्राट थे वो कौन थे, ये भी याद रखना, लुई 14 उस समय फ्रांस का राजा था। तो ये जो कंपनी थी, ये कंपनी जो कि फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से ही इसको याद रखना है, लेकिन इस कंपनी को फ्रांस इंडेस ओरिएंटलिस के नाम से भी जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट यहाँ पर देखते हैं। अगर फ्रांस की व्यापारिक कंपनी के बारे में बात की जाए तो फ्रांस की व्यापारिक कंपनी को राज्य के द्वारा एक विशेष अधिकार तथा वित्तीय संसाधन प्राप्त था। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी क्योंकि एक सरकारी कंपनी थी और यहाँ पर राज्य यानी कि वहां के किंगडम के द्वारा यहाँ पर एक स्पेशल पावर, स्पेशल राइट्स और साथ में फाइनेंशियली यहाँ पर सपोर्ट किंगडम के द्वारा प्राप्त था, इसलिए ये एक सरकारी कंपनी इसको कहा जाता था। 1668 में फ्रैंकोइस कोरो के द्वारा सूरत में पहली फ्रांसीसी फैक्ट्री की स्थापना की गई। 1668 में भारत में आगमन हुआ। पहली फैक्ट्री यहाँ पर गुजरात की सूरत में यहाँ पर फ्रैंकोरस के नेतृत्व में, जो कि मैं आपको बता चुका हूं, उसके नेतृत्व में यहाँ पर पहली फैक्ट्री की स्थापना की जाती है। दूसरी फैक्ट्री की बात की जाए तो दूसरी फैक्ट्री यहाँ पर मसूलीपट्टनम, जो कि आंध्र प्रदेश का तटीय बंदरगाह है, बहुत फेमस बंदरगाह था उस समय। और वो बंदरगाह गोलकुंडा के सुल्तान यानी कि गोलकुंडा का जो कुतुबशाही वंश था उसके अंडर में आता था। तो गोलकुंडा के सुल्तान से यहाँ पर परमिशन लेते हैं वो, और परमिशन लेने के बाद में मसूलीपट्टनम में ये दूसरी फ्रेंच फैक्ट्री की स्थापना करते हैं। दूसरी फैक्ट्री यहाँ पर लगती है। जैसे कि मैंने आपको इससे पिछले वाले लेक्चर्स में बताया कि किस तरीके से डचों ने भी अपना जो कारखाना था वो कारखाना मसूलीपट्टनम में ही लगाया था, और उसके बाद में अंग्रेजों ने भी अपना जो अस्थायी यानी कि टेम्परेरी फैक्ट्री की स्थापना मसूलीपट्टनम में ही कब की थी, 1611 में स्थापित की थी। देन उसके बाद में ये जो कि 1669 की बात है, सबसे आखिरी में इन्होंने भी अपना जो कारखाना है वो मसूलीपट्टनम में दूसरा कारखाना स्थापित किया। इतनी पॉइंट क्लियर होने चाहिए। तीनों कंपनी पर अगर क्वेश्चन बनते हैं कि कौन कौन सी कंपनी थी जिसने कि मसूलीपट्टनम में अपने कारखाने कब कब बनाए, अगर वो टेबल में या फिर मैच द फॉलोइंग में आते हैं तो आप इसका आंसर आसानी से दे दीजिएगा। जैसे कि मैंने आपको बताया कि डचों ने 1605 में अपना पहला कारखाना मसूलीपट्टनम में स्थापित किया था। उसके बाद में अंग्रेजों ने अपना अस्थायी कारखाना यानी कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, यहाँ पर मैं अंग्रेज बोलूं वहां पर आप ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को ही मानिएगा। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना पहला अस्थायी यानी कि टेम्परेरी फैक्ट्री की स्थापना 1611 में मसूलीपट्टनम में करते हैं। उसके बाद में अगर बात की जाए तो परमानेंट यानी कि एक स्थायी एक एस्टेब्लिश कंपनी की शुरुआत वो 1613 में सूरत में करते हैं। तो यहाँ पर मसूलीपट्टनम की बात की जाए तो मसूलीपट्टनम में 1611 में इन्होंने एक टेम्परेरी फैक्ट्री खोली थी, जो कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा खोली जाती है। उसके बाद में फ्रांसीसियों ने भी यहाँ पर एक कंपनी खोली जो थी 1669 में, ठीक है ना, गोलकुंडा के सुल्तान से या परमिशन लेके। क्लियर हो गया। इसी प्रकार से अगर बात किया है तो 1674 में ये फ्रांकोइस मार्टिन ने पांडिचेरी की भी स्थापना करता है, ये याद रखिएगा। तो यहाँ पर क्या हो गया कि ये जो बात है जो कि 1674 की बात है, तो उससे पहले एक यहाँ पर जो फ्रांसीसी मार्टिन ने वर्लीकोंडोपुरम की जो सूबेदार थे शेर खान लोधी, उस समय सूबेदार कौन था यहाँ पर, वो था शेर खान लोधी था। उसने कुछ गांव यहाँ पर
ले लिए थे उनसे, जो कि यहाँ पर परमिशन मिल गई थी। उस गांव में आगे चलकर ये 1 वर्ष में यहाँ पर एक नगर की स्थापना करता है, और वही नगर होता है पांडिचेरी, जो कि आगे चल के इसका नाम पदुचेरी रखा गया है, जो कि आज के समय में क्या है, एक केंद्र शासित प्रदेश है। पदुचेरी यूनियन टेरिटरी के नाम से जो जाना जाता है वही था पांडिचेरी, जिसकी स्थापना फ्रैंकोइस मार्टिन के द्वारा यहाँ पर की जाती है, जो कि वर्ली कोंडेपुरम के सूबेदार शेर खान लोदी ने से कुछ गांव यहाँ से फ्रांसीसी इस जो अवसर है उसको मिल जाते हैं। बाद में जाकर यहाँ पर पांडिचेरी के नाम से एक शहर, एक क्षेत्र यहाँ पर स्थापित होता है। क्लियर हो गया? तो सीधी सीधी बात है कि यहाँ पर 1673 में बंगाल के नवाब के द्वारा भी यहाँ पर फ्रांसीसी को एक जगह किराए पर दी जाती है। उस समय 1673 में बंगाल का नवाब कौन रहता है? शाइस्ता खान। तो शाइस्ता खान ने फ्रांसीसियों को एक जगह किराए पर दी, जो कि कहाँ पे थी? बंगाल में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो बंगाल में यहाँ पर 1673 में शाइस्ता खान के द्वारा, ठीक है ना, शाइस्ता खान के द्वारा यहाँ पर इसको अलग से हम समझेंगे। 1673 में क्या, 1673 की घटना है। तो 1673 में यहाँ पर शाइस्ता खान, बंगाल का नवाब, बंगाल का उस समय नवाब कौन रहता है? बंगाल का नवाब शाइस्ता खान कौन रहता है? शाइस्ता खान के द्वारा फ्रांसीसी को एक जगह किराए पर दी जाती है। शाइस्ता खान बंगाल में एक जगह, पूरी जगह को किराए पे देता है, जहाँ पे कि चंद्रनगर, जो कि चंद्रनगर होता है इसका नाम, चंद्रनगर, चंद्रनगर होता है। उस चंद्रनगर पे यहाँ पर एक कोठी, एक कारखाना, एक किलाबंदी की जाती है, जो कि यहाँ पर ये पूरी की पूरी रेंट आउट होती है, जो कि शाइस्ता खान के द्वारा फ्रांसीसी को दी गई थी 1673 में। तो यहाँ पर चंद्रनगर में एक कोठी का निर्माण करते हैं ये लोग। कोठी यानी कि एक किलाबंदी, कोठी का निर्माण करते हैं, कोठी का निर्माण करते हैं, जो कि आगे चलकर इस कोठी का नाम क्या होता है? फोर्ट ऑरियलेंस, फोर्ट ऑरियलेंस के नाम से, यानी कि ये फोर्ट ऑरियलेंस के नाम से जानी जाती है। फोर्ट ऑरियलेंस, फोर्ट ऑरियलेंस के नाम से ये जानी जाती है। इसको कहा जाता है आगे जाके बहुत ही ज्यादा, और इसी पर कहीं ना कहीं आगे जाकर ये प्लासी के वार के समय में जब अंग्रेज और फ्रांसीसियों का टकराव होता है, संघर्ष होता है, तब सबसे पहले यहाँ पर इस चंद्रनगर की कोठी पर अंग्रेज कब्जा करते हैं, जो कि आगे जाकर हम समझेंगे जब डच और अंग्रेजों का यहाँ पर आपसी संघर्ष होता है। तो इसको यहाँ पर याद जरूर रखिएगा। तो ये 1673 की बात है। 1673 में बंगाल के नवाब शाइस्ता खान के द्वारा यहाँ पर बंगाल में रेंट आउट किया जाती है जगह को, जो कि यहाँ पे की चंद्रनगर की सुप्रसिद्ध एक पॉपुलर कोठी की स्थापना होती है, जो कि आगे जाकर फोर्ट ऑरियलेंस जो कि के नाम से जानी जाती है। ठीक है, यहाँ तक पॉइंट मेरे ख्याल से क्लियर हो जाने चाहिए। आगे जाकर डच ने अंग्रेजों की सहायता से, एक्चुअली क्या ना, पहले पहले डच और अंग्रेज ये एक प्रकार से मित्र के रूप में थे, एक दूसरे के साथ में सहायता करते थे। और सहायता के समय में जब अंग्रेज आए और डच आए, तो शुरुआत में जो माहौल बना था एक फ्रेंडशिप का था। बाद में जाकर ये इनका जो संघर्ष था वो बिजनेस के कारण एक दूसरे के विरुद्ध हो गए थे। शुरुआती दौर में यहाँ पर फ्रांसीसी कंपनी जैसे ही भारत आती है, तो यहाँ पर डच और अंग्रेज मिलकर कहीं ना कहीं इसको कमजोर करना चाहते हैं। तो डचों ने अंग्रेजों की मदद मांगी थी, और मदद कब मांगी थी? वो मदद मांगी थी 1693 में। ठीक है, 1693, 1693, 1693 की ये घटना है, जिस समय डचों ने अंग्रेजों की सहायता से, जो कि यहाँ पर जो पांडिचेरी शहर की स्थापना की गई थी, जो कि 1674 में की गई थी। तो 1674 में यहाँ पर डचों ने इसको क्या छीन लिया था? डचों ने अंग्रेजों की सहायता से, अंग्रेजों की मदद से, अंग्रेजों की मदद से
फ्रांसीसी से, फ्रांसीसियों से पांडिचेरी छीन लिया। पांडिचेरी छीना था, जिसमें कि डचों को अंग्रेजों की यहाँ पर मदद मिली थी, लेकिन ये ज्यादा समय तक पांडिचेरी को अपने पास में नहीं रख पाए थे। 1657 में यहाँ पर एक संधि होती है, जिस संधि में फ्रांसीसियों को पांडिचेरी दोबारा से पुनः प्राप्त हो जाता है। 1697 में, जिसको कि कहा जाता है रिजविक की संधि। किसको? रिजविक। रिजविक की जो संधि होती है, ट्रीटी होती है, उस ट्रीटी में पांडिचेरी वापस मिल जाता है। पांडिचेरी फ्रांसीसियों को वापस मिल जाता है। फ्रांसीसियों को यहां पर वापस मिल जाता है, जो कि संधि कहलाती है 1697 की। ज्यादा समय तक डच यहां पर अपने साथ में पांडिचेरी को नहीं रख पाते, जो कि 1693 में अंग्रेजों की सहायता से डचों ने छीन लिया था। आगे जाकर फ्रांसीसी अपने जो व्यापार है वो भारत के आजू बाजू के जो आइलैंड थे वहां पे भी अपने ट्रेड को एक्सपेंड करते हैं और उस पर भी कब्जा करते हैं। तो वो जो क्षेत्र थे मॉरिशस और दक्षिण भारत का जो मालाबार पर स्थित क्षेत्र है माहे, उसके बाद में कराईकल पर ये अपना अधिकार कर लेते हैं। तो अगर बात करें तो 1621 में मॉरिशस, 1625 में मालाबार और 1639 में कराईकल पर भी ये अधिकार करते हैं। 1621, 1625 और 1639, ये जो ईयर है इनको याद रखिएगा। 1621 में भारत के पास में जो दक्षिण हिंद महासागर में मॉरिशस है, तो मॉरिशस जो अटलांटिक महासागर से लगा हुआ है, और अफ्रीका के पूर्व में स्थित एक छोटा सा आइलैंड है मॉरिशस। मॉरिशस जो कि 1621 में फ्रांसीसी इस पर अधिकार करते हैं, और मालाबार पर स्थित माहे, माहे पर ये अधिकार करते हैं 1625 में। उसके बाद में दक्षिण भारत का ही कराईकल, जो कराईकल क्षेत्र है, यहाँ पर भी ये अधिकार कर लेते हैं। तो इस तरीके से ये अपने क्षेत्र का विस्तार लगातार कर रहे थे। जब 1668 में भारत में आते हैं, अपने कारखानों की स्थापना करते हैं और अपने आप को यहाँ पर एक्सपेंड करते हैं, और इस बीच में संघर्ष भी होते रहते हैं। संघर्ष डचों के साथ में हुए, उसके बाद में फिर अंग्रेजों का भी इनका सामना होता है। व्यापारिक जो प्रतिद्वंदता है, जो कंपटीशन है, वो यहाँ बढ़ता है, और यहाँ पर आगे जाकर अंग्रेजों के साथ में भी युद्ध देखने को आपको मिलेगा। तो इसके बाद में अगर बात करें तो फ्रांसीसियों ने भी व्यापारिक लाभ कमाने की तुलना में अपने को यहाँ पर पॉलिटिकली उद्देश्य की दिशा में अपने आप को आगे बढ़ा लिया था। जिस तरीके से अंग्रेजों ने अपने आप को व्यापार के माध्यम से पॉलिटिकली इन्वॉल्व किया, उसी तरीके से फ्रांसीसियों ने भी व्यापार करते करते यहाँ पर राजनीतिक यानी कि पॉलिटिकली एम को साध लिया था, और पॉलिटिकली ये भी अपने आप को टर्न कर लिए गए थे। यानी कि ये जिस तरीके से अंग्रेज जिस डायरेक्शन में जा रहे थे, उसी डायरेक्शन में फ्रांसीसी भी यहाँ पर व्यापारिक लाभ लेते लेते राजनीतिक उद्देश्य की पूर्ति में भी आगे सक्रिय हो गए थे। और उसका परिणाम ये हुआ कि यहाँ पर अंग्रेज और फ्रांसीसी दोनों आपस में टकराने लग गए थे, क्योंकि यहाँ पर दोनों का जो एक एम था, उद्देश्य था, वो कहीं ना कहीं पे यहाँ पर इस पूरे क्षेत्र पर, भारत पर अपने को उपनिवेश बनाना और भारत में यहाँ पर अधिकार करना हो गया था।
तो यहाँ पर क्या हुआ, अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच में यहाँ पर युद्ध प्रारंभ हो गया और यहाँ पर युद्ध सामने देखने को आपको मिलेगा। अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच में जो लड़ेगा युद्ध है, उन युद्धों को यहाँ पर कर्नाटक युद्ध के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? कर्नाटक के जो युद्ध हैं, कर्नाटक के जो युद्ध हैं उस नाम से जाना जाता है। कर्नाटक के जो युद्ध हैं उन नाम से यहाँ पर इनको जाना जाता है, जो कि राजनीतिक वर्चस्व में यहाँ पर एक दूसरे के प्रति यहाँ पर संघर्ष होता है और आगे चलकर ये कर्नाटक युद्ध में परिणित होता है। कर्नाटक युद्ध यहाँ पर होता है। तो ये एक प्रमुख बात है, ये प्रमुख फैक्ट है जो आपको याद रखना है कि यहाँ पर राजनीतिक उद्देश्य के कारण आपस में एक दूसरे के साथ में टकराव देखने को मिलता है। और ये जो क्षेत्र है, ये जो युद्ध है, ये युद्ध यहाँ पर लगभग 20 वर्षों तक चलता है। 20 वर्षों तक चलने वाला ये युद्ध है, जो कि कर्नाटक युद्ध होते हैं, जो कि यहाँ पर तीन कर्नाटक युद्ध आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अपन तीनों कर्नाटक युद्धों की बात अब हम करेंगे, जो कि फ्रांसीसी और अंग्रेजों के बीच में होते हैं। और यही जो घटना है, इन्हीं घटनाओं पर आपको फ्रांसीसियों का पतन भी देखने को मिलेगा। तो पहला युद्ध की बात करें तो प्रथम कर्नाटक युद्ध, जो कि यहाँ पर पहला कर्नाटक युद्ध, जो कि प्रथम कर्नाटक युद्ध, अगर हम इसकी बात करें तो प्रथम कर्नाटक युद्ध जो कि 1646 में इसकी शुरुआत होती है। कब होती है ये? सॉरी, 1646 नहीं, 1746। 1746 में से शुरुआत होती है। 1746 से लेकर 1748 2 वर्ष तक ये युद्ध यहाँ पर होता है। और इसका जो तत्कालीन उस समय का जो कारण था, वो कारण था अंग्रेज कैप्टन बर्नेट के नेतृत्व में अंग्रेजी सेनाओं के द्वारा कुछ फ्रांसीसी जहाजों पर अधिकार कर लेना। लेकिन इसके कारण यहाँ से देखने को नहीं मिलते हैं। ये कारण कहीं ना कहीं पे यूरोप में जो संघर्ष चल रहा था, यूरोप में जो अपनी विस्तारवादी नीति का संघर्ष फ्रांसीसी और ब्रिटेन की ब्रिटिश सरकार के बीच में जो चल रहा था, उन दोनों के संघर्ष को भारत में भी यहाँ पर देखने को मिलेगा। वहां पर जिस तरीके से हम देखेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर आपको क्लियर होगा। तो ये प्रथम कर्नाटक युद्ध की बात करें तो प्रथम कर्नाटक युद्ध ऑस्ट्रिया, जो कि यूरोप का एक क्षेत्र था, उसके उत्तराधिकार के लिए जो संघर्ष पहले से ही वहां चल रहा था ब्रिटिश और फ्रांसीसियों के बीच में, वही देखने को आपको भारत में भी मिलेगा। क्योंकि भारत में भी यहाँ पर फ्रांसीसी कंपनी और अंग्रेज कंपनी यहाँ पर अपना व्यापार कर रही थी। तो उसका जो रिजल्ट है वो यहाँ पे भी देखने को मिला। और यहाँ पे भी पहला युद्ध हुआ दोनों के बीच में संघर्ष, जो कि कारण था ऑस्ट्रेलिया पर अपना अधिकार, उत्तराधिकार का युद्ध जो वहां चल रहा था वो यहाँ पर मिला। तो यहाँ पर जब ऑस्ट्रिया में युद्ध हुआ तो यहाँ पर जो एट द एंड इस युद्ध में जो विराम लगा, वो एक्स ला सेपेल की जो ट्रीटी हुई थी, संधि हुई थी, उस संधि के बाद में यहाँ पर पूर्ण विराम लगता है युद्ध पर। और ये युद्ध ड्यूप्ले, उस समय भारत में फ्रांसीसी गवर्नर ड्यूप्ले था और ड्यूप्ले के बाद बनाम अंग्रेजों का अफसर मोर्स के साथ में ये युद्ध लड़ा गया था, जो कि अड्यार की लड़ाई के रूप में जाना जाता है, या फिर इसको सेंट थॉमस की लड़ाई भी कहते हैं, जो कि 1746 में यहाँ पर हुई थी। और इसमें बात की जाए तो एक घटना भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी, जो कि यहाँ पर कैप्टन पैराडाइज, जो कि फ्रांस से, और कर्नाटक से अबरुद्दीन जो कि कर्नाटक का इस समय गवर्नर था, कर्नाटक के उसके अंडर में था, उसके साथ में भी यहाँ पर देखने को मिलती है। तो इसको हम आगे छोटे छोटे पॉइंट्स में समझने की कोशिश करते हैं। तो शुरुआत में अगर तत्कालीन कारण की बात की जाए भारत में, क्योंकि ये यूरोप से ही चल रहा था, यूरोप में जिस तरीके से ऑस्ट्रिया पर उत्तराधिकार का युद्ध वहां चला, तो उसका रिजल्ट यहाँ पे भी देखने को मिला। तो यहाँ पे झड़प हो गई थी, जो कि अंग्रेजी कैप्टन बर्नेट के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना के द्वारा कुछ फ्रांसीसी
जहाजों पर अधिकार कर लिया था। तो बदले में फ्रांसीसी गवर्नर ला बुर्दने, यहाँ पे लिखा हुआ है ना, ला बुर्दने, क्या नहीं है, ला बुर्दने के सहयोग से यहाँ पर डुप्ले के मद्रास, डुप्ले डुप्ले जो कि गवर्नर था कहाँ, मद्रास का, ठीक है ना, मद्रास का डुप्ले था, और मूर्स जो कि यहाँ पर अंग्रेजों की तरफ से युद्ध लड़ रहा था, वहां पर आत्मसमर्पण समर्पण यानी कि यहाँ पे सरेंडर कर दिया था डुप्ले के द्वारा, डुप्ले को मजबूर कर दिया था मोरसे ने। तो इस समय जो फ्रांसीसी के सामने परिस्थितियां थी वो इतनी विपरीत हो गई थी, तो वो यहाँ पर अंग्रेजों के सामने ज्यादा देर तक टिक नहीं पाए थे, और वो पूरी तरीके से अपने आप को यहाँ पर असहाय हो गए थे, और ये संधि पर यहाँ पर मजबूर होना पड़ा था। तो यहाँ पर मजबूर हो गए थे, और मजबूर होने के बाद में ये संधि जो हुई थी, ये संधि जो थी ये ऑक्स ला सेपेल की संधि कहलाती है, जो कि ऑस्ट्रेलिया के उत्तराधिकार के युद्ध के रूप में जानी जाती है। तो प्रथम कर्नाटक युद्ध का जो कारण था वो मैंने आपको बताया, अबरुद्दीन, अबरुद्दीन जो कि कहाँ का, ये कर्नाटक का नवाब अबरुद्दीन ने महफूज खान के नेतृत्व में क्या किया था, 10,000 सिपाहियों की एक सेना फ्रांसीसियों पर आक्रमण करने के लिए भेजी थी। फ्रांसीसियों पर आक्रमण किया था अबरुद्दीन ने, जो कि कर्नाटक का ये नवाब था, यानी कि इसके साथ में युद्ध हुआ था। और फ्रांसीसी सेना का जो नेतृत्व कर रहा था वो कैप्टन पैराडाइज यहाँ पर नेतृत्व कर रहा था, वो इसको लीड कर रहा था। और कर्नाटक के इस युद्ध में नवाब के द्वारा यहाँ पर 10,000 के सिपाहियों की एक सेना भेजी, और इसमें काम क्या हुआ, कैप्टन पैराडाइज का जो सेना थी वो यहाँ पर हार गई, और ये युद्ध जो कहलाती है सेंट थॉमस की लड़ाई या फिर अडयार की लड़ाई कहलाती है, वो हार जाती है, वो यहाँ पर पराजित हो जाते हैं। तो ये जो युद्ध था ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि यहाँ पर यूरोप में अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच में ऑस्ट्रिया में लड़े जा रहे युद्ध, जो कि एक उत्तराधिकार का युद्ध था, उस उत्तराधिकार के युद्ध की जो समाप्ति होती है वो 1748 में, 1748 में एक्स ला सेपेल की संधि पर इस युद्ध की समाप्ति होती है। और उसके बाद में भारत में इन दोनों कंपनियों के बीच में भी संघर्ष समाप्त हो जाता है, ठीक है, और समाप्त हो जाता है तो यहाँ पर मद्रास पुनः अंग्रेजों को मिल जाता है, और जिस तरीके से यहाँ पे जो अपने क्षेत्र थे वो क्षेत्र आपस में एक दूसरे के साथ में जो जीते थे वो वापस यहाँ पर ले लेते हैं। क्लियर हो गया, यहाँ पर आपस में क्षेत्र यहाँ पर ले लेते हैं, जो कि ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार के लिए होती है। क्लियर हो गया, तो ये था पहला युद्ध जो कि 1746 से लेकर 1748 के बीच में नहीं मिलता है। दूसरा युद्ध यहाँ पर देखने को मिलता है जो कि कर्नाटक युद्ध के रूप में जाना जाता है, 1749 से लेकर 1754 के बीच में यहाँ पर दूसरा कर्नाटक युद्ध होता है। लेकिन ये दूसरा जो कर्नाटक का युद्ध था ये यहाँ पर भारत में जो जिस तरीके की परिस्थितियां यहाँ पर बनी, यानी कि ये युद्ध जो था ये युद्ध कहीं ना कहीं यूरोप के युद्ध से यहाँ पर जुड़ा हुआ नहीं था, और इस युद्ध में भारत में जो परिस्थितियां निर्मित हुई जिसमें कि कर्नाटक में हैदराबाद के निजाम एवं मराठाओं का जो हस्तक्षेप से ये युद्ध की, यानी कि इन दोनों का जो इंटरफेरेंस हुआ था, यहाँ पे एक दूसरे को इंटरफेयर किया था, उसके कारण यहाँ पर युद्ध की परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं। हैदराबाद में कर्नाटक का जो विवाद था और यहाँ पर जो उत्तराधिकार का जो मुद्दा था, इस मुद्दे के कारण यहाँ पर परिस्थितियां बनी, और ये जो परिस्थिति थी यहाँ पर उसका कंक्लूजन जो निकला था एट द एंड, यहाँ पर भी एक संधि की जाती है जो कि पांडिचेरी की संधि कही जाती है। और यहाँ पर जो लड़ाई लड़ी गई थी वो अंबर की लड़ाई के रूप में जानी जाती है, और यहाँ पर डुप्ले की वापसी होती है, डुप्ले वापस आता है, और इसको मोंटेग्यू का एक नया गवर्नर है जिसकी भी यहाँ पर भूमिका आपको देखने को मिलेगी। तो 1748 में हैदराबाद के निजाम आसफ जहां निजाम मुल्क ने का जो जब इसकी मृत्यु हो जाती है तो मृत्यु के बाद में उसका पुत्र मुजफ्फर जंग तथा नासिर जंग, यानी कि यहाँ पर उत्तराधिकार का युद्ध हो गया था। जब हैदराबाद के निजाम आसफ जहां की जब मृत्यु होती है 1748 में, तो उनके जो दो पुत्र होते हैं मुजफ्फर जंग और नासिर जंग, उनके बीच में यहाँ पर अपने गद्दी के लिए जो युद्ध हुआ वो युद्ध यहाँ पर कारण बनता है। तो ये युद्ध हुआ
ठीक उसी समय में एक घटना और घटती है, कर्नाटक में भी इसी प्रकार की एक घटना घटती है, जो कि हैदराबाद में यहाँ पर उत्तराधिकार का गद्दी का युद्ध हुआ, तो उसी तरीके से कर्नाटक में भी एक संघर्ष चल रहा था। और उस कर्नाटक में नवाब अबरुद्दीन तथा भूतपूर्व जो नवाब था, इससे पहले का जो नवाब था वो था दोस्त अली के जो दामाद थे चंदा साहब के बीच में ये संघर्ष देखने को मिला। तो ये दो संघर्ष थे यहाँ पर हैदराबाद और कर्नाटक के। अगर हैदराबाद के तो हैदराबाद में निजाम और कर्नाटक में नवाब अबरुद्दीन, ठीक है ना, इन दोनों के बीच में ये संघर्ष चला। नवाब जो अबरुद्दीन थे तथा उसके भूतपूर्व जो उससे पहले का जो नवाब था दोस्त अली खां के दामाद जो था वो था चंदा साहब, ठीक है ना। चंदा साहब जो था वो चंदा साहब के साथ में ये संघर्ष शुरू होता है। तो यहाँ पर अंग्रेजों ने अबरुद्दीन और नासिर जंग को अपना समर्थन दिया था। नोट कीजिएगा, यहाँ पर क्या ना कि दोनों से जो उस समय की यूरोपीय कंपनी थी, एक फ्रांसीसी कंपनी थी उस समय, और दूसरी जो थी वो थी अंग्रेजों की कंपनी। तो ये दोनों एक दूसरे को यहाँ पर मतलब अलग अलग क्षेत्र में समर्थन देते हैं, जो कि अंग्रेजों के द्वारा अबरुद्दीन को, जो कि कहाँ का था ये अबरुद्दीन, जो कि कर्नाटक का नवाब था, और हैदराबाद के निजाम का पुत्र नासिर जंग को जो समर्थन मिलता है वो अंग्रेजों से मिल जाता है। नासिर जंग और अबरुद्दीन को अंग्रेजों का समर्थन प्राप्त था। उसी तरीके से हैदराबाद के नवाब के पुत्र मुजफ्फर जंग और कर्नाटक के जो पूर्व नवाब था दोस्त अली खां का दामाद था जो चंदा साहब, उसको समर्थन प्राप्त हुआ फ्रांसीसियों का। तो इस तरीके से फ्रांसीसी सेना ने लड़ाई यहाँ पर मुजफ्फर जंग और चंदा साहब के साथ में की, मिलकर की, और नासिर जंग और अबरुद्दीन के साथ में अंग्रेज मिल गए थे, अंग्रेजों ने समर्थन दिया। तो चंदा साहब ने 1749 में अंबर में अबरुद्दीन को पराजित किया था यहाँ पर, ठीक है ना, जो कि अंबर की लड़ाई कहलाती है। और तथा कर्नाटक का अधिकांश हिस्सा यहाँ पर अधिकार में कर लिया था, यानी कि चंदा साहब यहाँ पर जीत गए थे, जो कि फ्रांसीसियों के नेतृत्व में लड़ी गई थी, ठीक है, क्लियर हो गया। कर्नाटक का युद्ध का कंक्लूजन ये निकला था कि 1749 में अंबर में अबरुद्दीन को यहाँ पर हराया, यानी कि यहाँ पर अंग्रेजों की हार हो गई थी। लेकिन ऊपर जो हैदराबाद की बात की जाए तो यहाँ पर अंग्रेजों की विजय हुई। यहाँ पर क्या अंग्रेजों की विजय हो गई थी, जो कि ऊपर वाले यानी कि नासिर जंग जो था वो यहाँ पर पराजित हुआ था, ठीक है ना, क्लियर हो गया। देखिए मुजफ्फर जंग दक्कन की सूबेदारी हेतु भाई यहाँ पर उल्टा हुआ था, बताना था। मुजफ्फर जंग यहाँ पे पराजित हुआ और यहाँ पर अबरुद्दीन पराजित हुआ। तो यहाँ पर दोनों अपोजिट हुए थे। एक जगह पर फ्रांसीसियों के साथ में जो समर्थन प्राप्त हुआ था फ्रांसीसी जीते थे, और दूसरी जगह पर अंग्रेज जीते थे। अगर बात करें तो यहाँ पर कर्नाटक में फ्रांसीसी जीते थे, और हैदराबाद में जो निजाम के साथ में अंग्रेज लड़े थे वहां पे अंग्रेजों की सेनाओं के साथ में विजय हासिल हुई थी। यानी कि मुजफ्फर जंग जो दक्कन की सूबेदारी हेतु अपने भाई के साथ में युद्ध लड़ रहा था, उसमें नासिर जंग से वो पराजित होता है, और 1750 में नासिर की मृत्यु हो जाती है। क्योंकि नासिर तो जीत जाता है, लेकिन मृत्यु के बाद में दोबारा से मुजफ्फर जंग दक्कन का सूबेदार बन जाता है। जब दोबारा से बन जाता है तो उसके बाद में 1750 में हैदराबाद में नासिर जंग की भी मृत्यु हो जाती है, और उसमें मुजफ्फर जंग जब नवाब बनता है तो उस समय प्रसन्न होकर फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले को मछलीपट्टनम में पांडिचेरी यहाँ पर प्रदान कर दिया गया। ठीक है, क्लियर हो गया। क्योंकि यहाँ पर नासिर जंग तो जीत लिया था, लेकिन बाद में मुजफ्फर जंग जब हार जाता है तो हारने के बाद में यहाँ पर दोबारा से जब सुल्तान बनता है, तो क्योंकि फ्रांसीसी यहाँ पर मुजफ्फर जंग के फेवर में युद्ध लड़ रहे थे, लेकिन नवाब बनने के बाद में वो इतना खुश होता है कि फ्रांसीसी गवर्नर उस समय जो वापसी होती है डुप्ले की, तो उसको मछलीपट्टनम में पांडिचेरी का जो क्षेत्र था वो यहाँ पर प्रदान कर देता है। और यहाँ पर डुप्ले को कृष्णा नदी से लेके कन्याकुमारी तक का जो क्षेत्र था वहां का गवर्नर बना देता है। ठीक है ना, यहाँ तक एक क्लियर बात हो गई। हम
द्वितीय कर्नाटक युद्ध के बाद की जो पॉइंट्स है वो यहाँ पर मैं आपके साथ में रख रहा हूं। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब आगे चलते हैं। यहाँ पर अगर हम फ्रांसीसियों की नीति की बात करें तो फ्रांसीसी की जो नीतियां थी उसमें अगर बात की जाए तो फ्रांसीसी अधिकारियों ने भारत पर डुप्ले की नीति की आलोचना करती है, क्योंकि यहाँ पर जो ड्यूप्ले था वो ड्यूप्ले ही यहाँ पर सहायक संधि लेकर आया है। पॉइंट को नोट कीजिएगा, ड्यूप्ले की जो यहाँ पर संधि है, नीति है, पॉलिसी है, उन पॉलिसी को यहाँ पर हम चर्चा करेंगे। तो पॉलिसी थी यहाँ पर जो सब्सिडरी अलायंस की शुरुआत की थी वो फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले के द्वारा ही यहाँ पर शुरू की जाती है, जो आगे चलकर अंग्रेजों में जो लॉर्ड वेलेस्ली था, लॉर्ड वेलेस्ली ने इसको आगे बढ़ाया था। तो सबसे पहले सहायक संधि लाने वाला जो गवर्नर था वो फ्रांसीसी गवर्नर था, जो कि डुप्ले था। तो डुप्ले यहाँ पर जिस तरीके से सब्सिडरी अलायंस लेकर आता है, उस अलायंस में अंग्रेजों के साथ में जो संघर्ष होता है, उस संघर्ष में यहाँ पर कहीं ना कहीं अंग्रेज यहाँ पर जीत जाते हैं। अंग्रेजों की जीत के कारण फ्रांसीसियों की यहाँ पर बहुत बुरी तरीके से हार होती है। उसी हार के कारण यहाँ पर जो फ्रांसीसी अधिकारी थे वो ड्यूप्ले की इस पॉलिसी की काफी ज्यादा अवहेलना करते हैं, आलोचना करते हैं। उस आलोचना का जो रिजल्ट निकलता है, वो रिजल्ट निकलता है उसको फ्रांस वापस बुला लिया जाता है। फ्रांस वापस बुला लिया जाता है, उसकी जगह पर दूसरे गवर्नर को यहाँ पर अपॉइंट किया जाता है, जो था कौन, गोंदेहू। मैंने आपको यहाँ पर बताया कौन आता है, उसकी जगह पर नया गवर्नर गोंदेहू को यहाँ पर अपॉइंट किया जाता है, जो कि भारत में डुप्ले की जगह पर गवर्नर बन के आता है। ठीक है, ये क्लियर हो गई। तो ये जो बात होती है जब गोंडेहू यहाँ पर गवर्नर बन के आता है, क्योंकि यहाँ पर ये जो घटनाएं घटती हैं, ये घटनाएं यहाँ पर जो हार जीत की घटनाएं लगातार चलती रहती हैं, तो गोंडेहू यहाँ पर अंग्रेजी कंपनियों के साथ में एक जो युद्ध है उस युद्ध को संभालता है अंग्रेजों के साथ में। और यहाँ पर एट द एंड गोंडेहू के प्रयास से एक संधि होती है, और ये संधि जो होती है ये पांडिचेरी की संधि कहलाती है। गोंडेहू जो कि फ्रांसीसी गवर्नर बनकर आता है 1754 में, यहाँ पर एक संधि करता है अंग्रेजों के साथ में। और इस संधि का जो परिणाम होता है वो परिणाम यहाँ पर युद्ध विराम हो जाता है, युद्ध खत्म हो जाता है, और दोनों पक्ष युद्ध खत्म करने के लिए सहमत हो जाते हैं। ठीक है, और यहाँ पर क्योंकि ये युद्ध जो हुआ था वो भारत की आंतरिक परिस्थितियों के कारण हुआ था, और इस युद्ध में जितने क्षेत्र अंग्रेजों के फ्रांसीसियों ने अपने कब्जे में लिए थे, और जितने क्षेत्र अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों के क्षेत्र जो कि अंग्रेजों ने कब्जे लिए थे, उसमें इस संधि के बाद में वो सारे के सारे जो क्षेत्र थे वो एक दूसरे को वापस दे दिए जाते हैं। यानी कि इस संधि का जो परिणाम था उसमें दोनों कंपनियों के अपने अपने क्षेत्र वापस मिल जाते हैं, यहाँ पे कि इन्होंने एक दूसरे के क्षेत्र को कब्जा कर लिया था। तो अंग्रेजी के समर्थक आखिरी में जाके यहाँ पर जो रिजल्ट निकलता है, क्योंकि संधि यहाँ पर फ्रांसीसी गवर्नर गोंदेहू के प्रयास से हुई थी, तो यहाँ पर अंग्रेजों का जो समर्थक था मोहम्मद अली, उसको कर्नाटक का यहाँ पर नवाब बना दिया गया। ठीक है, तो ये तीसरे युद्ध के बारे में आप, दूसरे युद्ध के बारे में बता रहा हूं। तो यहाँ पर जो संधि हुई थी, संधि में एक चीज यहाँ पर निकल के आई कि यहाँ पर दोनों कंपनियों ने आपस में एक सहमति बनाई थी कि यहाँ पर भारतीय नरेश या भारतीय नवाब के झगड़ों में हम इंटरफेयर नहीं करेंगे। इन दोनों क्षेत्रों में यहाँ पे कि नवाब शासक कर रहे हैं, यहाँ पर नरेश शासक कर रहे हैं, अगर उनका आपसी कोई विवाद है तो यहाँ पर उस विवाद में हम हस्तक्षेप यानी कि इंटरफेयर ना करने का वादा किया। कौन सी संधि में? पांडिचेरी की जो संधि हुई थी सेकंड कर्नाटक वार के बाद। ठीक है, ये क्लियर हो गया। तो सेकंड कर्नाटक वार यहाँ पे मैंने कंप्लीट आपको कर दिया। उसके बाद में ये तीसरा कर्नाटक युद्ध यहाँ पर देखने को मिलता है, जो कि 7 वर्षीय युद्ध का एक विस्तार था, जो लगातार 7 वर्षों तक चला। 1756 से लेकर 1763 के बीच में जो 7 वर्ष का युद्ध चला, वो युद्ध यहाँ पर देखने को मिला, जो कि लगातार
यूरोप में यहाँ पर देखने को मिला, जो कि ऑस्ट्रिया, कर्नाटक युद्ध में जो ऑस्ट्रिया तथा इंग्लैंड के बीच में, ठीक है ना, यहाँ पर जो इंग्लैंड के बीच में प्रास में शुरू हुआ था ये युद्ध, प्रास में ये युद्ध शुरू हुआ था। और प्रास में युद्ध शुरू होने का जो एक लगातार संघर्ष 7 वर्ष तक चला, ये उसका विस्तार था, ठीक है ना। तो यहाँ पर यूरोप में फ्रांस ऑस्ट्रिया को तथा इंग्लैंड प्रास को समर्थन दे रहे थे। और ये युद्ध कहाँ हुआ था? प्रास में युद्ध हुआ था। तो यूरोप में जो संघर्ष चल रहा था, फ्रांस ऑस्ट्रिया की तरफ से और इंग्लैंड फ्रांस की तरफ से यहाँ पर युद्ध लड़ रहा था, और जिसका कि एक डायरेक्टली इम्पैक्ट भारत में उपस्थित दोनों शक्तियों पर देखने को मिला, ठीक है ना। एक तो सबसे पहले युद्ध में यहाँ पर जो ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार के लिए युद्ध लड़ रहा था, वो पहला कर्नाटक वॉर में देखने को मिला, जहाँ पे कि यहाँ पर जो कंपनियां थी वो संघर्ष यहाँ पर सामने पाया। और फिर तृतीय युद्ध में भी ये संघर्ष यहाँ पर देखने को मिला, जो कि 1756 से लेकर 1763 के बीच में 7 वर्षीय जो युद्ध था उसका विस्तार यहाँ पर मिला। तो यहाँ पर जो इसका डायरेक्ट प्रभाव था वो भारत में उपस्थित दोनों शक्तियों के बीच में भी मिला था। और ये जो संघर्ष था ये पेरिस की संधि पर समाप्त होता है। तृतीय कर्नाटक युद्ध के बारे में बात करें तो उसके तत्कालीन जो कारण थे, वो कारण की बात करें तो उस समय का जो गवर्नर था, वो गवर्नर कौन था सरकार के द्वारा? वो था काउंट डी लाली। कौन था? फ्रांसीसी गवर्नर उस समय जो था वो था काउंट डी लाली। इसका नाम याद रखिएगा, इसको काउंट डी लाली के नाम से याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आपको बताने जा रहा हूँ। काउंट डी लाली को भारत की संपूर्ण फ्रांसीसी क्षेत्र के जो सैनिक थे और जो आसैनिक अधिकार थे आसैनिकी के जो अधिकार थे, उन सभी का जो पावर था वो पावर काउंट डी लाली को दे दिया गया था। तो 1758 में काउंट डी लाली ने सेंट डेविड पर नियंत्रण स्थापित किया। कौन सा? सेंट डेविड फोर्ट। 1700 कब की बात है ये? 1758 की। 1756 में ये संघर्ष चालू हो गया था अंग्रेजों का, जो कि यूरोप में हो गया था फ्रांसीसियों की तरफ से, जो कि फ्रांसीसी और यहाँ पर ऑस्ट्रिया और ये सॉरी हाँ फ्रांसीसी ऑस्ट्रिया और अंग्रेज प्रास की तरफ से युद्ध लड़ रहे थे। और ये प्रास में जो युद्ध चल रहा था उसका इम्पैक्ट यहाँ पे मिला। लेकिन यहाँ पर भारत में जो गवर्नर था, फ्रांसीसी गवर्नर, वो काउंट डी लाली था, जो कि 1758 में यहाँ पर जो फोर्ट था, कौन सा फोर्ट था यहाँ पर? फोर्ट सेंट डेविड। सेंट डेविड पर अधिकार कर लेता है कौन? काउंट डी लाली। इसका कंट्रोल हो जाता है इसका लाली का कंट्रोल इसमें हो जाता है। लाली इस पर कंट्रोल कर लेता है 1758 में। और जब यहाँ पर कंट्रोल कर लेता है तो हालांकि आगे जाकर ये जब इस युद्ध को आगे बढ़ाता है काउंट डी लाली, तो ये तंजौर तक पहुंच जाता है, लेकिन तंजौर पर अधिकार ये नहीं कर पाता है और तंजौर से यहाँ पर असफल रहता है। तो लाली ने इस युद्ध में अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए यहाँ पर हैदराबाद में जो इसका एक साथी रहता है अफसर बुस्सी, उसको यहाँ से वापस बुलाता है हैदराबाद से, और जिसको कि यहाँ पर एक बहुत बड़ी भूल के रूप में, बहुत बड़ी राजनीतिक भूल के रूप में जाना जाता है। कहाँ का? हैदराबाद में जो अफसर था बुस्सी, उसको वहां से वापस बुला लेता है, क्योंकि युद्ध में जिस तरीके से लाली कमजोर हो रहा था, तो उसको मजबूत करने के लिए बुस्सी को हैदराबाद से वापस बुला लिया, जो कि आगे चलकर जिसको एक राजनीतिक भूल के रूप में देखा जाता है, एक राजनीतिक भूल साबित होती है, ठीक है। तो यहाँ पर दूसरी तरफ से बात की जाए तो ये तो यहाँ पर हमने फ्रांसीसियों की बात कर ली। अगर दूसरी तरफ से देखी जाए तो दूसरी तरफ से अंग्रेजी नौसेना के एडमिरल पिकॉक के नेतृत्व में, ठीक है ना, पिकॉक के नेतृत्व में फ्रांसीसी सेना को यहाँ पर लगातार 3 बार हरा दिया गया था। और इसी समय क्लाइव और वॉटसन ने चंद्रनगर का जो क्षेत्र था, चंद्रनगर में जो कि इन्होंने यहाँ पर अपनी कोठी बनाई थी, अपना कारखाना बनाया था, उस पर अधिकार कर लिया। चंद्रनगर पे भी इनका कब्जा हो गया था। यहाँ पे कि फ्रांसीसी कारखाना था, उस पर
लॉर्ड क्लाइव जो उस समय जो रॉबर्ट क्लाइव था जो कि यहाँ पर युद्ध लड़ रहा था, उस पर वाटसन और क्लाइव दोनों मिलकर चंद्रनगर की जो फैक्ट्री थी उस पर कब्जा कर लेते हैं। ये 1758 की बात है। ये भी 1758 और 1757 के कर्नाटक के तीसरे युद्ध की बात है। तो ये जो लगातार जो संघर्ष चल रहे थे, इसमें फ्रांसीसी लगातार हार रहे थे अंग्रेजों के द्वारा। क्यों? क्योंकि एक तरफ में लगातार अंग्रेजी नौसेना का जो एडमिरल था पिकॉक ने फ्रांसीसी की जो सेना थी उसको लगातार 3 बार हरा दिया था, और बंगाल में चंद्रनगर के जो किला था, चंद्रनगर की जो फैक्ट्री थी, उस पर रॉबर्ट क्लाइव और वाटसन ने अधिकार कर लिया था। आगे जाकर ये जो घटना है, ये घटना यहाँ पर वांडीवास के युद्ध में परिणत होती है। वांडीवास का युद्ध जो कि 22 जनवरी, कई जगह पर ये 2 डेट लिखी है, यहाँ पर 22 जनवरी भी मिलेगा और 12 जनवरी भी मिलेगा, तो डेट पर यहाँ पर काउंट नहीं करना है। ये युद्ध है, उसका ईयर याद रखना है। 1760 में वांडीवास का युद्ध होता है, और ये युद्ध बहुत ही भयंकर होता है और इसमें कंफ्यूजन निकल के आ जाता है। ये जो युद्ध होता है, अंग्रेजों की तरफ से आयरकूट युद्ध लड़ रहा होता है, और फ्रांसीसी जो गवर्नर था वो लाली, वो फ्रांस की तरफ से युद्ध लड़ता है। यानी कि फ्रांसीसी गवर्नर लाली और अंग्रेजी अफसर आयरकूट के साथ में ये युद्ध होता है, जो कि वांडीवास का युद्ध कहलाता है। 22 जनवरी 1760 को ये युद्ध हुआ। उस युद्ध में हार होती है किसकी? फ्रांसीसियों की। फ्रांसीसी इसमें बहुत बुरी तरीके से हार जाते हैं। तो इसका जो परिणाम जो होता है वो क्या होता है? इस युद्ध में जो कि हैदराबाद का जो अफसर था उसी को जब लाली बुला लेता है, तो यहाँ पर जो परिणाम होता है वो हार होता है। तो इसमें अंग्रेज उसी को कैद कर लेते हैं तथा 1761 में पांडिचेरी पर अपना नियंत्रण स्थापित करने के बाद में माही और जिंजी पर भी इनका कब्जा हो जाता है। ठीक है, यहाँ तक याद रखिएगा। 60 का युद्ध वांडीवास का युद्ध, और वांडीवास के युद्ध में भूसी को कैद कर लिया जाता है। 1761 में पांडिचेरी पर भी नियंत्रण कर लेते हैं। उसके बाद में माहे तथा जिंजी, यहाँ पे इनके क्षेत्र थे, इनका जो कब्जा था फ्रांसीसियों का, वहां पे भी अंग्रेजों का कब्जा हो जाता है। तो तृतीय कर्नाटक के युद्ध का जो अंत होता है वो अंत यहाँ पर पेरिस की संधि से देखने को मिलेगा, जो कि 1763 में पेरिस में ये संधि होती है। और इस संधि के अनुसार अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को भारत से पूरी जितनी भी विजित फैक्ट्री थी वो सारी लौटा दी। यानी कि यहाँ पर संधि हुई, उस संधि में यहाँ पर एक ट्रीटी होती है कि यहाँ पर जितने भी फैक्ट्री अंग्रेजों ने जीती थी, जो कारखाने अंग्रेजों ने कब्जे में कर लिए थे, वो सारे के सारे कारखाने अंग्रेज फ्रांसीसियों को वापस लौटा देते हैं। लेकिन यहाँ पर एक एक क्लॉज अंग्रेज इनके सामने रखते हैं कि हम ये सारी फैक्ट्रियां आपको लौटा रहे हैं, लेकिन आप इन फैक्ट्रियों को की किलेबंदी नहीं करेंगे। यहाँ पर इनको आप यहाँ पर अपने सैनिक नहीं रख सकते, और यहाँ पर इस पूरी फैक्ट्री की किलेबंदी नहीं कर सकते हैं। सिर्फ आप इन फैक्ट्रियों के द्वारा व्यापार ही कर सकते हैं। यहाँ पर ना सैनिक रख पाएंगे और ना ही इस पूरे क्षेत्र की किलेबंदी कर। सारी फैक्ट्रियां लौटा दी थी 1763 की पेरिस की संधि पर। इस पर ठीक है, क्लियर हो गया, ना सैनिक रख पाएंगे और ना ही किलेबंदी कर सकते। तो इस पर यह सहमति बनती है। और तीसरा जो कर्नाटक युद्ध था वो पूरी तरीके से एक निर्णायक युद्ध साबित होता है, जिसमें कि फ्रांसीसी भारत में एक स्वतंत्र शक्ति के रूप में समाप्त हो चुके थे। यानी कि यहाँ पर उनका जो एक इंडिपेंडेंट, एक पावरफुल एक कंपनी के रूप में यहाँ पर एस्टेब्लिश करने आए थे, तो वो यहाँ पर वो इस मोटिव में वो में सक्सेस नहीं पाते हैं, और एक स्वतंत्र शक्ति के रूप में यहाँ पर उनका अस्तित्व कर्नाटक के तीसरे युद्ध में खत्म हो जाता है। पेरिस की संधि के बाद में फ्रांसीसियों ने भारत में अपने राज्य विस्तार का जो विचार था वो छोड़ दिया था, और अपना पूरा सारा ध्यान जो एक उद्देश्य था, जिस उद्देश्य से भारत में वो आए थे व्यापार के उद्देश्य से, तो अपना पूरा सारा ध्यान वो व्यापार पर केंद्रित कर लेते हैं। तो लगभग 20 वर्ष तक ये युद्ध चला, जो कि कर्नाटक युद्ध के रूप में जाना जाता है। बाद में कर्नाटक युद्ध के बाद फ्रांसीसी की जो हार होती है, उससे ये स्पष्ट हो जाता है
कि यहाँ पर अंग्रेज ही सर्वे सर्वा होंगे और अंग्रेज ही यहाँ पर आगे जाकर जो पावर थी वो यहाँ पर बचा। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको यहाँ पर क्लियर कर दिया है। आगे की स्लाइड देखते हैं, जो कि यहाँ पर अगर मूल्यांकन देखा जाए तो अंग्रेजों की फ्रांसीसियों की असफलता का कारण यहाँ पर फ्रांस में जो राजनीतिक उद्देश्य थे उसमें जो उलझे थे, ये एक प्रमुख कारण था। यहाँ पर फ्रांसीसियों का यूरोप की राजनीति में उलझना ये कारण था, जिसमें कि अंग्रेजों की बंगाल में यहाँ पर विजय हो जाती है, यानी कि वहां पर उलझे यूरोप में राजनीति में, और यहाँ पर दोनों कंपनी आपस में भिड़ गई और बंगाल में अंग्रेजों की विजय हुई। कंपनियों के स्वरूप में समानता थी कि कंपनी के स्वरूप में क्या, यहाँ पर अंग्रेजों को जो पावर थी वो इंडिपेंडेंट पावर यहाँ वहां के जो किंग थे उन्होंने यहाँ पर देख कर रखी थी, लेकिन यहाँ पर ये जो कंपनी थी फ्रांसीसी कंपनी, यहाँ पर सरकार का कंट्रोल था। तो यहाँ पर पावर में असमानता थी, जो कि यहाँ पर पॉलिटिकली लीडरशिप में एक बाधा के रूप में देखने को मिली। ठीक है, ये क्लियर होना चाहिए, यानी कि अंग्रेजी कंपनी जो थी वो एक पूरी इंडिपेंडेंट पावर के साथ में स्वयं निर्णय लेने के लिए सक्षम थी भारत में, लेकिन फ्रांसीसी कंपनी को यहाँ पर अपने डिसीजन लेने के लिए फ्रांसीसी गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ती थी, तब जाके वो आगे बढ़ती थी। यहाँ पर ये कारण था। साथ में इनकी जो पावर थी, यानी कि दोषपूर्ण शासन प्रणाली थी, जिसमें कि डुप्ले की जो भूमिका थी वो यहाँ पर सामने आई थी, और डुप्ले ने यहाँ पर जो जिस तरीके से अपनी पॉलिसी लगाई थी उस पॉलिसी में ये असफल रहा, तो ये पॉलिसी भी दोषपूर्ण पॉलिसी भी इसका एक कारण मानी जाती है। नौसैनिक शक्ति की बात करें तो नौसैनिक शक्तियों में अंग्रेज फ्रांसीसियों से ज्यादा पावरफुल रहे, तो ये भी एक कारण यहाँ पर था। और यहाँ पर जो अयोग्य उत्तराधिकारी का नेचर था, यानी कि यहाँ पर जो गवर्नर बन के आया था उनकी योग्यता भी यहाँ पर कम थी फ्रांसीसियों में, और अंग्रेजी गवर्नर की जो योग्यता थी वो भी यहाँ पर कारण देखने को मिलती है कि ये 3-4 कारण जो थे, इन कारणों से यहाँ पर फ्रांसीसी अपने आप को नहीं बचा पाए और यहाँ पर इनका क्या हो गया, पतन हो गया। यहाँ से इनकी जो पावर थे वो कम हो गए थे। यहाँ से क्लियर हो गया। अब हम आगे एक रिवीजन यहाँ पे अंग्रेजों का मूल्यांकन कर लेते हैं। अंग्रेजों की सफलता का कारण, जो कि यहाँ पर फ्रांसीसियों की असफलता का कारण, अंग्रेजों की सफलता का कारण क्या था, यहाँ पर जो व्यापारिक कंपनी थी, व्यापारिक कंपनी की स्ट्रक्चर की बात करें, उनकी कार्य करने की तरीके की बात करें, तो ये बहुत ही ज्यादा उत्कृष्ट, यानी कि बहुत ही ज्यादा एडवांस तरीके से काम कर रहे थे। और साथ में इनके पास में जो हथियार थे वो कंपैरेटिवली फ्रांसीसियों से ज्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी की इनके पास में हथियार हुआ करते थे। नौसैनिक सर्वोच्चता की बात करें तो इनमें योग्य लीडरशिप थी, और योग्य यहाँ पर लीडरशिप के कारण ये फ्रांसीसियों को हराने में कामयाब रहे। सैन्य कुशलता और अनुशासन की बात करें तो यहाँ पर आपको आर्थिक सुदृढ़ता थी। यहाँ पर जिस तरीके से यहाँ पर इनके पास में धन की कमी नहीं थी, और यहाँ पर जो एक इकोनॉमिकली पावर सपोर्ट इनको मिला, उससे ये आकर आगे जाकर इन्होंने अपने आप को प्रूफ किया। ब्रिटिश स्थायी सरकार, ब्रिटिश में यहाँ पर स्थायी सरकार थी, इस कारण से डिसीजन लेने में भी यहाँ पर इनको फायदा मिला, और यहाँ पर सैन्य अनुशासन देखने को मिला। औद्योगिक क्रांति में प्रसार था, औद्योगिक क्रांति ब्रिटिश में चल रही थी। ईसाई धर्म में इनकी रुचि कम थी, यानी कि यहाँ पर जो फ्रांसीसी थे वो कहीं ना कहीं पे जो सफलता की बात करें तो पुर्तगाली हो चाहे डच हो या फिर फ्रांसीसी, साथ ही साथ में अपने सेकेंड मोटिव को भी साथ लेके चल रहे थे, जिसमें कि इन्होंने अपने धर्म के प्रचार भी किए। लेकिन अंग्रेज यहाँ पर अपने धर्म के प्रचार के लिए नहीं आए थे, उस पर इनकी रुचि कम थी। और बाजार, ऋण बाजार का उपयोग, यानी कि यहाँ पर अंग्रेजों ने जिस तरीके से एक क्रेडिट पॉलिसी अपनाई थी, तो ऋण लिया था यहाँ पर, उसका भी फायदा यहाँ पर मिला, जो कि आगे जाकर यहाँ पर उस धन का उपयोग अपने उपनिवेश को पावरफुल बनाने के लिए काम में लेके आए। तो ये सफलता के कारण यहाँ पर ब्रिटेन को देखने को मिले, जिससे कि भारत को यहाँ पर एक उपनिवेश के रूप में
आगे बनाने में अंग्रेज कामयाब हुए थे। तो ये सब चीजें थी। तो कोई रिवीजन अपन एक बार और देख लेते हैं। यहाँ पर 1764 में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आती है, जो कि इंडियन ओरिएंटलिस्ट नाम से, यानी कि फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से कंपनी स्थापित करते हैं 1764 में। उसके बाद में 1768 में ये पहली बार भारत आते हैं और पहली कंपनी सूरत में स्थापित करते हैं। उसके बाद में दूसरी कंपनी मछलीपट्टनम में ये स्थापित करते हैं। और उसके बाद में 1746 से लेकर 1748 तक पहला कर्नाटक युद्ध ये खेलते हैं। और उस युद्ध में 1746 1748 में जो दो घटनाएं होती हैं, वो दो घटनाएं कौन सी होती है? सेंट थॉमस के युद्ध में फ्रांसीसियों की विजय होती है, लेकिन आगे चलकर ये युद्ध की समाप्ति एक्स ला सापेल की संधि पर ये युद्ध समाप्त होता है, जो कि यहाँ पर यूरोप में जो उत्तराधिकार का युद्ध था उसके कारण से ये दोनों कंपनियां भारत में 1749 से लेकर 54 के बीच में सेकंड कर्नाटक युद्ध होता है, जो कि यहाँ पर भारत की आंतरिक परिस्थितियां जो थी, जो कि यहाँ पर गद्दी के लिए, उत्तराधिकारी के लिए जो युद्ध हो रहा था नवाबों में, उसका युद्ध यहाँ पर देखने को मिलता है, जो कि कर्नाटक और हैदराबाद का जो उत्तराधिकारी की समस्या थी वो यहाँ पर फेस करते हैं, जो कि 1749 में अंबर का युद्ध, 1754 में पांडिचेरी की संधि, जो कि कर्नाटक युद्ध की समाप्ति के बाद, समाप्ति के लिए यहाँ पर सामने देखने को मिलता है। 1758 से लेकर 1763 में ये तृतीय कर्नाटक युद्ध था, जो कि यहाँ पर जो 7 वर्षीय जो एक विस्तारवादी युद्ध था, जो कि यूरोप में चल रहा था, उसका ये रिजल्ट यहाँ पर देखने को मिला, क्योंकि ब्रिटिश और फ्रांसीसियों के मध्य जो युद्ध हुआ था यूरोप में, उसका एक रिजल्ट था, जो कि आखिरी कंक्लूजन 1760 में वांडीवास के युद्ध में ब्रिटिशरों की विजय होती है, जिसमें कि आयरफोर्ट जो कि अंग्रेजों की तरफ से और ब्रिटिश की तरफ से काउंट डी लाली यहाँ पर लीड करता है, और काउंट डी यहाँ पर फ्रांसीसी सेनाओं की बहुत बुरी हार होती है। और ये हार के बाद में 1763 में यूरोप में पेरिस की संधि पर ये युद्ध समाप्त होता है। ये रिवीजन मैंने आपको यहाँ पर करा दिया। ठीक है, यहाँ तक मेरे ख्याल से आपके सारे पॉइंट्स क्लियर हो जाने चाहिए। तो ये फ्रांसीसियों के ऊपर मैंने पूरा का पूरा कंप्लीट लेक्चर आपके सामने रख दिया है। होप सो आपने ये चारों लेक्चर, जिसमें कि मैंने फ्रांसी पुर्तगालियों के बाद में डच के बाद में अंग्रेज, और अंग्रेज के बाद में डेनिश और फ्रांसीसी, जिस तरीके से भारत में इनका आगमन हुआ और अपने कारखाने कैसे स्थापित किए और किस तरीके से पॉलिटिकली एक्टिविटी में ये इन्वॉल्व हुए, ये मैंने पूरे पॉइंट्स आपके सामने यहाँ पर रख दिए इन 4 क्लास में, 4 लेक्चर में। आई होप सो आपको ये पूरे लेक्चर समझ में आ गए होंगे। आप अपने शॉर्ट नोट्स भी लगातार इन वीडियो के माध्यम से बना सकते हैं, और साथ में आपको पीडीएफ भी यहाँ पर मिलेंगी, जिससे कि आप अपनी स्टडी पूरी कंप्लीट कर सकते हैं। अगला जो लेक्चर होगा वो लेक्चर यहाँ पर इसी पर आगे चलेंगे, जिसमें कि एक्सपेंशन, यानी कि यहाँ पर जो ब्रिटिश एम्पायर है, उसका ब्रिटिश जो कंपनी है वो अपना किस तरीके से एक्सपेंशन भारत में करती है और उसके लिए क्या परिस्थितियां यहाँ पर सामने आती हैं, उस पर हम आगे देखेंगे अगले लेक्चर में। तब के लिए आप लगातार इन वीडियो के माध्यम से अपना रिवीजन करते रहिए। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले लेक्चर में।